अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन विद होल्डिंग इनकम टैक्सेस। यानी साल के दौरान इस वक्त हम टैक्स ईयर 2022 का जो है विद होल्डिंग टैक्स कार्ड देख रहे हैं, जो KPMG फर्म है, जो दुनिया की लीडिंग फर्म है, उन्होंने बनाया है। और ये 16 नवंबर 2021 के हिसाब से है, तो बिल्कुल लेटेस्ट है अगर आप है। और बाकी आप अगर इसको 30th इस वीडियो को 30 जून 2022 के बाद देख रहे हैं तो रेट्स वगैरह डेफिनेटली चेंज हुए होंगे, लेकिन बेसिक लॉजिक हम देख रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री कर रहे हैं। सेक्शन 154 में हम बात कर रहे थे कि उसका टॉपिक है एक्सपोर्ट्स, और यहाँ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स की बात हो रही है। और वो कैसे मुझे पता है, वो ये है कि जितनी भी ये सेक्शंस हैं या ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3, ये सब गुड्स से रिलेटेड है। और एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज पर इस दफ़ा टैक्स ईयर 2022 में विद होल्डिंग लगी है। तो इसके बेसिस पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो सेक्शन है 154, ये एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स से डील करता है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, उसके जो फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल है वो फॉरेन करेंसी से डील करता है। तो एक्सपोर्टर वो शख्स होता है इस केस में जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसको इन रिटर्न जो भी करेंसी मिलेगी वो पाकिस्तानी रुपीज़ नहीं होगी, वो कोई और करेंसी होगी। और जो भी पाकिस्तानी रुपीज़ के अलावा करेंसीज हैं वो फॉरेन करेंसीज कहलाती हैं। और ये एक्सपोर्ट पर जब फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स वो डॉलर्स एक्सचेंज करके या वो यूरोज़ एक्सचेंज करके रुपीज़ देंगे एक्सपोर्टर को, तो 1% डिडक्शन करेंगे और वो फुल एंड फाइनल होगी इंडिविजुअल्स और AOP बिजनेसेस के लिए भी और कंपनीज के लिए भी। सेकंड सिनेरियो ये है कि एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑन अकाउंट ऑफ ए सेल ऑफ गुड्स टू एन एक्सपोर्टर अंडर एन इनलैंड बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट और एनी अदर अरेंजमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। तो बेसिकली एक्सपोर्टर वो होता है जो पाकिस्तान से बाहर अपने कस्टमर्स को चीज़ें बेचता है, और वो एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स होता है अगर वो फिज़िकल गुड्स बेच रहा है। इसमें टेक्सटाइल लेदर की गुड्स भी हैं, लेकिन पाकिस्तान से और चीज़ें भी, इवन मेडिसन भी, उसके अलावा एनिमल्स, वेजिटेबल्स, डिफरेंट चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली बात की जा रही है कि अगर कोई शख्स अपने पाकिस्तान में यहाँ पे इनलैंड बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह वगैरह का जिक्र है। बेसिकली यहाँ ट्रांजैक्शन की बात हो रही है कि अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आप एक्सपोर्ट करते हैं तो तब तो आपसे 1% डिडक्शन होगी, लेकिन अगर आप सप्लायर हैं और आपका कस्टमर एक्सपोर्टर है तब भी आपको ये बेनिफिट हासिल होगा उतने हद तक जितने हद तक आप एक्सपोर्ट कस्टमर्स को डील करें। इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि एक टेक्सटाइल कंपनी है और वो जीन्स बना के एक्सपोर्ट करती है। तो जब वो जीन्स एक्सपोर्ट करती है तो जितना भी रिसीव होता है फॉरेन प्रोसीड्स, वो 1% टैक्स डिडक्ट होके विद होल्डिंग होके उसको मिल जाती है। जीन्स बनाने के लिए जो जिसको हम कहते हैं कपड़ा, क्लॉथ, अनस्टिच्ड क्लॉथ जो होता है, वो जिस लोकल मैन्युफैक्चरर से वो ख़रीदेगी, वो जब सप्लाई ये पैसे ये कपड़ा जो है देगा एक्सपोर्टर को, और एक्सपोर्टर के लिए वो एक्सपेंस है। एक्सपोर्टर उसको जब पेमेंट करेगा तो वो 1% डिडक्शन करेगा। लेकिन अगर वही कपड़े, अनस्टिच क्लॉथ की जो इंडस्ट्री है, वो किसी लोकल कस्टमर को सेल करता है जो पाकिस्तान में ही प्रोडक्शन करते हैं और एक्सपोर्ट नहीं करते, तो फिर उन पर सेक्शन 153 अप्लाई होगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस विद होल्डिंग में मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस हैं जो आपने देखनी है। एक्सपोर्ट के केस में अगर आप लोकली कोई अच्छी क्वालिटी की चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे अनस्टिच क्लॉथ है, और फिर वो आपसे एक्सपोर्ट टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट यूनिट्स ख़रीद रहे हैं कि जी आपका कपड़ा हम यूज़ करते हैं जीन्स या और कपड़े बनाने में, तो आप भी उनसे जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा है कि 1% डिडक्शन होगी आपसे। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप लोकल सेल करेंगे तो आपको जो है क्या कहते हैं, आपसे अगर आप इंडिविजुअल या AOP है तो 8% डिडक्शन होगा, अगर कंपनी है तो 4%। लेकिन अगर आप एक्सपोर्टर को सेल करेंगे तो वो आपको जब पेमेंट करेगा तो वो 1%। इसके अलावा जो सप्लाई चेन है एक्सपोर्टर की, जो एक्सपोर्टर बाहर के मुल्क को कर रहा है, फिर उसके बैक पर
जो लोग उसको सप्लाई कर रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। तो इसका ये मकसद है। वो कहता है द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय, और यहाँ पे बात हो रही है बैंकिंग कंपनी की। और यहाँ लेटर ऑफ क्रेडिट का इसलिए जिक्र है कि पाकिस्तान में भी जब मुख्तलिफ बिजनेसेस आपस में काम करते हैं तो ये तो कोई गारंटी नहीं होता कि अगर मैंने आपको अपने स्टॉक यानी गुड्स सेल किए हैं तो आप मुझे वक्त पे पेमेंट कर सकेंगे, या हो सकता है आप टोटल डिफ़ॉल्ट कर ले, आप पेमेंट ही ना मुझे कर सके। तो इसीलिए लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि बीच में बैंक आ जाता है और बैंक कहता है कि इन केस अगर ये जो कस्टमर है, एक्सपोर्ट कस्टमर, ये पेमेंट ना करे तो मैं आपको पेमेंट करूँगा। बैंक इसलिए बीच में आ जाता है क्योंकि जो अच्छे एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान में, जो अच्छे ब्रांड्स हैं, और उसके अलावा भी ड्राई फ्रूट हो गया, और उसके अलावा पाकिस्तान के जो फूड्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स वगैरह हो गए, इन सब की एक रेपुटेशन है। और हर कोई तो नहीं, लेकिन जो लोग इसका अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बैंक के साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं, उनकी अच्छी बैलेंस शीट है, तो वो जो है क्या कहते हैं, बैंक उनके बिहाफ पे गारंटी देता है लोकल। इस तरह जो है ना एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और भी ज़्यादा काम कर सकती है, क्योंकि अगर सिर्फ अपने सरमाए, अपने कैपिटल पर काम करें तो जो है मुश्किल होगा। लेकिन अगर बैंक भी साथ में लोन देना शुरू कर दे, या ये बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, तो इस तरह टैक्स में ये सारी बातें मुख्तलिफ जगहों पे लिखी हुई हैं जो यहाँ टैक्स कार्ड में आपके पास एक जगह पे है। थर्ड सिनेरियो ये है कि एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। मैंने पहले भी कहा था कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है एक स्पेशल किस्म की उसकी डेफिनेशन है, और उसमें सर्टन कंडीशंस हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वाली कंपनी वो सारी कंडीशंस पूरी करता है तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होता है, और उसको बहुत सारी एग्जम्पशंस अवेलेबल होती हैं या टैक्स कंसेशन लोकेटेड इन एरियाज डिक्लेयर्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट टू बी जोन्स विद इन द मीनिंग ऑफ द अफोरसेड ऑर्डिनेंस। कौन सा? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटीज़। ये स्पेशल एरियाज़ होते हैं जहाँ दो किस्म के मकसद होते हैं इनको बनाना। एक तो ये कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको उनसे रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है तो गाड़ी बनाने के लिए, असेंबल करने के लिए कम से कम 5-6 हज़ार पार्ट्स चाहिए होते हैं। तो वो सब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में अगर एक ही जगह होंगे तो एक्सपोर्टर्स के लिए ईजी होगा। तो यहाँ बात हो रही है कि एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लोकेटेड इन, तो जब एक तो एक्सपोर्टर कहीं से भी एक्सपोर्ट कर सकता है मुल्क के किसी भी कोने से, लेकिन अगर वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी में जोन में है, कोई स्पेशल एरिया में वो इंडस्ट्री लगी हुई है, जैसे लाहौर में कायद आज़म इंडस्ट्री है और शहरों में भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो एक्सपोर्ट जोन में अगर वो है और वो वहाँ से एक्सपोर्ट करता है तो 1% जो है उससे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है कलेक्ट कर लेगी, और फिर आगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो चीज़ें कंटेनर में बाहर मुल्क जाती हैं। और इंडिविजुअल के केस में भी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी है, और कंपनी के केस में। इसका मतलब ये है कि वो जो एक्सपोर्टर, इन सारे केसेस में जहाँ ये फाइनल का मतलब ये है कि जहाँ पे एक्सपोर्टर जो है 1% डिडक्शन दे देगा अपनी टोटल सेल्स पे। सपोज़ करें उसने $1,00,000 की सेल की है तो उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं वो $1,000 जो है उससे डिडक्शन हो जाएगी। और अगर वो इस पर $5,000 का प्रॉफिट कमाता है, $10,000 का प्रॉफिट, तो उसको मज़ीद टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो एक्सपोर्टर को जिस तरह इंपोर्टर्स हैं उनको एक छूट दी जा रही थी। बेसिकली तो आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो इंपोर्ट्स में हमने FBR के चूनों का जिक्र किया कि जी इंपोर्ट में ये था कि, और ये भी बात की कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की पॉलिसी ऐसी बनाई थी कि 5% डिडक्ट हो जाता था, फिर वो जितना भी प्रॉफिट कमाते थे तो मुल्क में उस आइटम को बेच के इंपोर्टर्स उस पर टैक्स नहीं लगता, तो इसलिए इंपोर्ट बहुत हो गई थी। लेकिन एक्चुअली वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को सिंक्रनाइज करना भी मकसद था। इनिशली कोई गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई फिस्कल पॉलिसी, कोई मॉनेटरी पॉलिसी बनती है तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन मकसद मेन ये होता है एक्सपोर्ट बढ़े या जनरेशन हो, इकोनॉमिक जॉब्स जनरेट हो और गवर्नमेंट को टैक्सेस कलेक्ट हो वगैरह वगैरह। लेकिन ये है कि फिर उसको बिज़नेस क्लास, बिज़नेस पर्सनस, FBR और रिलेटेड अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट सेक्टर भी अपने बेनिफिट की तरफ ले जाती है। तो इसलिए जो है फिर जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उसको एक्चुअली
काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। ठीक है जी, विद होल्डिंग के हवाले से एक बड़ा प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ता है, इस सेक्शन में तो नहीं लेकिन प्रीवियस जैसे 153 में हम देख रहे थे, तो बहुत सारे सप्लायर्स जो हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में अगर आप देखें तो ये कॉमन बात है कि अगर आप उन्हें कहेंगे कि जी मैं 3% आपसे डिडक्शन करूंगा, तो कहेंगे कि जी हम आपको 100 रुपये बिल कर रहे थे, अब हम आपको 103 रुपये बिल करेंगे, आप ही ये 3 रुपये पे करेंगे। तो बेसिकली विद होल्डिंग में अक्सर जो प्रॉब्लम आता रहा है पिछले 20-25 सालों में, वो ये कि जो जेन्युइन टैक्स पेयर है वो कंप्लायंस कर रहा है, वो विद होल्डिंग कर रहा है, उसको ये विद होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ा है। जबकि इन विद होल्डिंग टैक्सेस का मकसद ये है कि वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है और वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, अभी हम यहाँ एक्सपोर्ट की बात करें, तो उनसे टैक्स डिडक्ट हो जाए ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए और उनको भी फिर टैक्स फाइलिंग करनी पड़े। यहाँ नोट करेंगे कि फाइलर नॉन फाइलर का नहीं उन्होंने दिया हुआ, क्योंकि एक्सपोर्टर का मस्ट होता है वरना उसकी शिपमेंट ही ना मूव हो अगर वो नॉन फाइलर है, और थोड़ी देर के लिए भी अगर वो नॉन फाइलर बनता है तो प्रॉब्लम आएगा। ये जो विद होल्डिंग टैक्स कार्ड है, इसमें हम बेसिकली मुख्तलिफ सेक्शंस देख रहे हैं, और यहाँ पे उस सेक्शन के अंदर सेक्शन 154 के अंदर मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं। नेक्स्ट सिनेरियो कहते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट फॉर अ फर्म कॉन्ट्रैक्ट टू एन इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर डिफाइंड अंडर DTRE रूल्स 2001, ड्यूटी टैक्सेस रिमिशन का ये एक सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो डायरेक्टली तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन उनका जो कस्टमर है, वो वही बात आती है अनस्टिच क्लॉथ वाली, उनके कस्टमर जो हैं वो एक्सपोर्टर्स हैं, तो उनको भी ये बेनिफिट है कि जब उनको पेमेंट रिसीव होगी तो उनको सिर्फ 1% विद होल्ड होगा, बाकी पेमेंट इनको रिसीव हो जाएगी। और यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर वो होता है जो रजिस्टर्ड होता है, ये FBR की जो स्कीम है ड्यूटी टैक्सेस रिमिशन की, उसकी वजह यह है कि अगर आप बता देते हैं साल के शुरू में ही फाइनेंशियल ईयर के कि जी मैं तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर हूँ, मैं जितना काम कर रहा हूँ या जो 80% काम कर रहा हूँ, 60% जो भी आप उन्हें बताएंगे, वो परसेंटेज मेरी जो है वो एक्सपोर्ट कस्टमर्स को जा रही है, जो आगे फिर उस मेरे प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट करके सेल करते, तो फिर आपको ये बेनिफिट होगा, आपकी कैश फ्लो यानी विद होल्डिंग आपको कम करनी पड़ेगी। वरना वैसे अगर वो विद होल्डिंग करे तो ये 4% 8% होगी। इस केस में ये जो डिडक्शन होगी 1%, ये फाइनल होगी इंडिविजुअल और AOP के लिए भी, कंपनी के लिए भी, और डिडक्शन करेगी एवरी डायरेक्ट एक्सपोर्टर एंड एक्सपोर्ट हाउस रजिस्टर्ड अंडर। क्योंकि ये देखिए पूरे सप्लाई चेन की बात हो रही है, तो जो डायरेक्ट एक्सपोर्टर है वो शख्स जो यूरोप अपने प्रोडक्ट्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल है, लेदर आइटम्स हैं, वो जब जितने भी अपने सप्लायर्स हैं जो उसको सप्लाई करते हैं, वो गुड्स जो वो एक्सपोर्ट में यूज़ करता है वो डिडक्शन करेगा। और एक्सपोर्ट हाउस मैंने आपको बताया था, ये भी डेफिनेशन टैक्स लॉ में है, जिसका काम ही एक्सपोर्ट करना है, चाहे वो उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन वो स्पेशलाइज करते हैं एक्सपोर्ट करने में मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ कस्टमर को, उनके पास भी इनडायरेक्ट सप्लायर्स होते हैं। इस केस में, एक्सपोर्ट हाउस के केस में, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर में भी शायद पूरी चीज़ बना के उनको दे दे, जैसे कार्पेट्स होती हैं, कुछ भी होती है, और फिर वो एक्सपोर्ट हाउस आगे एक्सपोर्ट करे। लेकिन बात ये हो रही है कि इन दो लोगों की बात हो रही है, यानी डायरेक्ट एक्सपोर्टर डिडक्टिंग अथॉरिटी है, विद होल्डिंग एजेंट है। और विद होल्डिंग किससे हो रही है? विद होल्डिंग इस बंदे से हो रही है जो इन रूल्स के तहत इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर है, और विद होल्डिंग हो रही है 1% के हिसाब से। इसमें फाइलर नॉन फाइलर का प्रॉब्लम इसलिए नहीं क्योंकि इसको हर वक्त फाइलर रहना पड़ता है, इनको भी हर वक्त। और वो जो डिडक्शन हो रही है वो फाइनल हो रही है, जितना भी इन्होंने प्रॉफिट कमाया उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि सेल्स पर 1% जो है, यानी 100 रुपये पे 1 रुपये जो इन्होंने पे कर दिया, ये इनका टैक्स है। अब उस 100 रुपये की सेल में इन्होंने 10 रुपये कमाया, हो सकता है उन्होंने 6 रुपये का नुकसान किया, कुछ भी किया, तो वो होगा। ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ क्लियरिंग ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड 1% डिडक्शन। अगर ऊपर के सिनेरियोज में कोई नहीं फॉल करता एक्सपोर्ट के लिए, तो एक्सपोर्ट डेफिनेटली पाकिस्तान में एक ऐसी एक्टिविटी है जो प्रॉपर तरीके से करनी है। तो जब क्लियरेंस होगी, कौन करेगा क्लियरेंस? कलेक्टर ऑफ कस्टम्स क्लियरेंस करेगा, तो वो 1% डिडक्शन होगी और वो फुल एंड फाइनल होगी। अब देखते हैं ये 5% क्या चीज़ है। वो कहता है एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रोसीड्स ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन ड्यू टू एन इंडेंटिंग कमीशन एजेंट। इसका मतलब ये है कि एक शख्स जो चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट करवा रहा है और उसको कमीशन मिल रही है, क्योंकि ये काम
जो है वो कर रहा है, तो उससे 5% डिडक्शन होगी और वो भी फुल एंड फाइनल होगी, चाहे वो इंडेंटिंग कमीशन एजेंट एज एन इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर के तौर पे काम कर रहा हो, पार्टनरशिप या एओपी के तौर पे कुछ लोग मिल के कर रहे हो, या वो एज ए आर्टिफिशियल पर्सन एज ए कंपनी वो रजिस्टर्ड हुआ हो, तो उससे डिडक्शन होगी। और डिडक्शन करेंगे डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज, यानी वो कंपनीज जो रिसीव करेंगी फॉरेन एक्सचेंज इसके बिहाफ पे। तो नेक्स्ट जो सेक्शन है टैक्स ईयर 2022 में ऐड हुआ है, इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज पर वो कह रहा है विद होल्डिंग करें। तो सबसे पहली बात ये है कि आप पूछेंगे कि जी हमारे हिसाब से ये जो सर्विसेज, ये जो इनकम कमाई जा रही है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स पे, या आईटी सर्विसेज की एक्सपोर्ट पे, या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स पे, ये टैक्स एग्जम्प्ट नहीं थी, तो इस पर टैक्स विद होल्डिंग क्यों हो रही? तो ये टैक्स एग्जम्पशन का सिलसिला तो 30 जून 2021 को ख़त्म हो गया इन इनकम्स का। अब इन इनकम्स पे टैक्स एग्जम्पशन ख़त्म हो गया, अब आपको टैक्स क्रेडिट मिल गया जो टैक्स एग्जम्पशन की तरह होता है, लेकिन उस केस में आपको न सिर्फ अपनी इनकम बल्कि अपने एक्सपेंसेस और बिजनेस एसेट्स और प्रॉफिट्स डिक्लेयर करके टैक्स क्रेडिट क्लेम करना होगा। टैक्स क्रेडिट 100% है। तो जो क्लॉज 133 था पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में, जहाँ पे इस इनकम और इस सेक्शन के अंदर और चीज़ें भी है, लेकिन मैं अभी इसको अगले पार्ट में हम पार्ट 15 में देखेंगे। आप पार्ट 14 देख रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन विद होल्डिंग टैक्सेस। अभी यहाँ बात करेंगे कि एक टैक्स एग्जम्पशन अवेलेबल थी जब कोई शख्स भी सॉफ्टवेयर लोकली नहीं बल्कि बाहर के कस्टमर्स को सेल करता था, चाहे वो डिजिटली सेल करता था या वो पैकेज्ड सूरत में। इसी तरह कोई भी आईटी सर्विसेज, वेब डिज़ाइनिंग, स्टोरेज वगैरह की सर्विसेज अगर कोई बाहर के मुल्क के कस्टमर्स को प्रोवाइड करता था, यानी वो बेसिकली अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर की कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को, तो वहाँ से आने वाली जो इनकम थी वो एग्जैम्प्ट थी 30 जून 2021 तक, और ये तकरीबन पिछले 15 साल से चल रही थी और इसने आगे चलना था 2025 तक, यानी अगले 4 साल और भी। लेकिन टैक्स ईयर 2022 में जो उसका बेनिफिट है एग्जम्पशन से हटा के क्रेडिट में कर दिया गया, और यहाँ पर विद होल्डिंग में एक अजीब सिनेरियो डाल दिया गया कि जो ऐसी एक्सपोर्ट्स हैं जो क्वालिफाई नहीं करेंगे 65F के तहत, वो जो हैं उन पर विद होल्डिंग होगी। तो इस पर अगर आप हमारे चैनल में देखें तो अब रिसेंट वीडियो है कि हाउ FBR इज़ डिफ्रॉडिंग IT फ्रीलांसर्स। वहाँ पे तो हम ये बात कर रहे हैं कि अब जब इस विद होल्डिंग को ख़त्म करने के लिए जो बैंक्स कर रहे हैं IT फ्रीलांसर से, वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, तो वहाँ पे फिर FBR वाले कैसे उनको मिस हैंडल करते हैं उस वीडियो में देख लें। बाकी जो एग्जम्पशन अभी तक थी उस पर तो हम टैक्स दोस्ती में हम ये वीडियोस बनाते रहे पिछले। एज अ मैटर फैक्ट जो सेकंड थर्ड वीडियो थी टैक्स दोस्ती के, अगर आप ओल्डेस्ट वीडियोस में देखें तो सबसे पहली वीडियो जो थी वो स्टार्टअप से रिलेटेड थी, और जो कि फोकस ये था कि उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करें। और IT फ्रीलांसर्स की जो ओल्डेस्ट वीडियोस में आप सेकंड थर्ड वीडियोस देखें तो 3 पार्ट की सीरीज़ है जहां पर ये टैक्स एग्जम्पशन एक्सप्लेन की जा रही है, और फिर उसकी बहुत सारी अपडेट्स हैं जो 2018 में, 19 में, 20 में और अब 21 में भी बताई गई हैं। तो ये जो विद होल्डिंग है इसका ताल्लुक उन बिजनेसेस से नहीं है जिनको वो बेनिफिट हासिल है, लेकिन ये कन्फ्यूजन का बहुत सारा बाइस है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस सेक्शन को देखते हैं, यानी कि आप देखते हैं कि जी यहाँ पर जो विद होल्डिंग कही गई है वो किस किस्म की ट्रांजैक्शन को है, और वो क्यों कन्फ्यूजन है कि जी ये वाली ट्रांजैक्शंस तो एग्जैम्प्ट थी, या अगर टैक्स क्रेडिट भी है 100%। इसका मतलब है कि कोई शख्स अगर एक्सपोर्ट कर रहा है टैक्स ईयर 2022 में इस वक्त जो चल रहा है, या वो IT इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो ऑनलाइन टीचिंग कर रहा है या वो अकाउंटेंसी सर्विसेज दे रहा है ऑनलाइन, तो उससे विद होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साल के आखिर में उसने अगर 10 मिलियन या 100 मिलियन भी, 10 करोड़ भी कमा लिए तो उसको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। यानी कि उसका जितना भी प्रॉफिट होगा उस पर अगर 3 करोड़ टैक्स आता है तो ऑटोमेटिकली टैक्स क्रेडिट 100% रिवर्स हो जाएगा, और उसकी टैक्स रिटर्न में ये सारा कुछ होगा।
लेकिन कहने का मतलब है कि अब विद होल्डिंग क्यों हो रही, तो इसको देखेंगे हम पार्ट 15 में। आप देख रहे थे पार्ट 14। अपना ख्याल रखिए।